नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को बोला है कि तुम कॉवर्ड हो, तुम कायर हो। यूरोप वालों को ट्रंप ने बोला है। क्यों हो कायर? कि मैं और इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं और तुम लोग हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो। तुम लोग सीधे तौर पे लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? तुम कायर हो। एक और सोशल मीडिया हैंडल है ट्रुथ, उस पे ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं कि विदाउट यूएसए नाटो इज अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर को हिंदी में बोलते हैं कागजी शेर, कि भाई ये तो कागजी शेर है, ये तो किसी भी काम का नहीं है नाटो। इतनी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप नाटो के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समझ सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ये कह रहे हैं मेरा हेल्प क्यों नहीं कर रहा नाटो, मेरे साथ आके मिसाइलें क्यों नहीं मार रहा, ईरान को बर्बाद क्यों नहीं कर देते। लेकिन हम तो थिंकर हैं, हम तो थिंक टैंक बनने के रास्ते पे हैं। हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। तो ऐसी कंडीशन में हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे कम से कम 10 रीजन। भाई खुद को यूरोप की जगह रखो और अब बताओ 10 ऐसे रीजन जो ये कहते हो कि भाई नहीं, ईरान पे हमले में नाटो यूएस का साथ नहीं देगा। रीजन क्या है उसका? तो शुरू करते हैं सेशन। और सबसे पहले आज से ये दो तीन चीजें बेसिक जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा नाटो जो है, नाटो क्या चीज है? तो सबको पता है नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? तो नाटो बना था 1949 में। थोड़े दिन में बर्थडे आ रहा है कि कब है? 4 अप्रैल को नाटो का बर्थडे है। तो एक तो अगली बार जब बच्चों के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, तो बातों बातों में ये बोल देना कि भैया 4 अप्रैल 1949 को बना था नाटो। अगला क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाटो जब बना था तब कितने मेंबर थे नाटो में? तो ये भी याद रखना, जब बना था तब सिर्फ 12 मेंबर थे। फिर करते और लोग जुड़ते गए, आज 32 मेंबर्स हैं। अब जब भी कभी मेंबर्स की बात आए तो जीके में ये हमेशा पता रहता होगा आपको कि वो ये पूछते हैं कि लेटेस्ट मेंबर कौन है। तो आपको याद रखना है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है। तो आपको याद रखना है स्वीडन, 2024 में बना। सेकंड लेटेस्ट कौन था? फिनलैंड। फिनलैंड कब बना था? फिनलैंड बना था 2023 में। तो टोटल 32 मेंबर्स हैं। 2024 में सबसे लेटेस्ट स्वीडन को इन्होंने जोड़ा था। अच्छा, एक बात और याद रहे, नाटो जो है, नाटो में जो खर्चा होता है सबसे ज्यादा, वो खर्चा आर्मी का होता है सबसे ज्यादा, और उसमें से 70% खर्चा सिर्फ यूएस से उठाता है। ये भी अपने को ये फैक्टर आगे काम आएगा। तो जो नाटो का बजट है, इमेजिन करो ये नाटो का बजट है, तो इस बजट में से 70% सिर्फ यूएस से देता है। बाकी 31 कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ 30% देते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक बात आ गई। अब अपन फाइंड आउट करते हैं रीजन कि भाई क्यों नाटो हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसका जवाब है, जब नाटो बना था तो उस टाइम नाटो का एक संविधान बना था, नाटो के लिए रूल बुक बनी थी, ऐसे कि भाई कौन कौन से रूल रहेंगे। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा क्लॉज है, आर्टिकल 5। ध्यान सुनना, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की सेनाएं, नाटो की आर्मी तब अटैक करेगी जब कोई नेशन, ध्यान सुनना, जब कोई नेशन किसी नाटो मेंबर पे अटैक करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार इंटरव्यू पूछा जाता है कि आर्टिकल 5 कब काम में आया था। तो आर्टिकल 5 जो था, इसको इन्वोक किया था, जगाया था कब? जब 9/11 हुआ था। जब से आर्टिकल 5 बना है 1949 में, तब से 9/11 जब हुआ था अमेरिका के अंदर, 2001 की बात है, उस टाइम पे इसको इन्होंने इन्वोक किया था, तब इन्होंने काम में लिया था। अलकायदा ने अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था। तो वो जो ट्रेड सेंटर पे अटैक था, उसको ये माना गया कि आर्टिकल 5 के अंडर आता है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ईरान वाले को कवर क्यों नहीं कर रहा? तो ईरान ने तो अटैक नहीं किया ना यूएस में घुस के, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने नाटो की किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया है। अब आप कहोगे सर उनके मिसाइल्स मार रहे हैं वो जहाजों पे, बाद में, पहले शुरू तुमने किया। आर्टिकल 5 में क्लियर कट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की आर्मी तब किसी कंट्री पे अटैक करेगी जब किसी मेंबर स्टेट की टेरिटरी पर, फोर्सेस पर, या वेसल्स पर, तीन चीजों में। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है तीन चीजें। नंबर 1, उस कंट्री की टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, परिधि, देश की परिधि। नंबर 2, सेना, कि उन देशों की सेना पे अटैक करे कोई। और नंबर 3 पे कौन आता है? नंबर 3 पे आता है वेसल। वेसल मतलब
उस देश के जहाजों पर कोई हमला करे। अब ईरान ने ना तो इनके एरिया पे अटैक किया पहले, ना ईरान ने इनकी आर्मी पे अटैक किया, ना ईरान ने इनके कोई जहाज पे अटैक किया, इन्होंने अटैक किया ईरान पे। तो नाटो के जो मेंबर हैं, जो 31 यूएसए के अलावा देश हैं, यूरोप वाले देश हैं, कनाडा है, यहां तक कि ये सारी की सारी कंट्री जो है ये कह रहे हैं भाई हम तब आएंगे आपका साथ देने जब ईरान ने आप पे अटैक किया हो। ईरान ने आप पे अटैक नहीं किया है। तो टेक्निकली पहला बड़ा सॉलिड रीजन ये मिल रहा है कि आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 को ट्रिगर ही नहीं किया है अभी तक। क्योंकि अगर आप ये कहो कि सर जो हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हम आगे अपन बात करेंगे, जल डमरू कहते हैं, जहां से ऑयल के जो वेसल्स हैं वो पास होते हैं और ऑयल का ट्रेड होता है। तो हॉर्मुज कोई नाटो वालों की टेरिटरी नहीं है, ठीक है। अब नाटो वालों की जो टेरिटरी है उसके ऊपर उसने कोई नहीं किया। तो शिपिंग लेन्स जो है उनके ऊपर जो इनडायरेक्ट अटैक जो हो रहा है या थ्रेट हो रहा है, उसको आप आर्टिकल 5 में कवर नहीं कर सकते, बिकॉज शिपिंग लेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो नाटो की टेरिटरी से बाहर आती है। फिर उसके बाद अगली चीज, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 ये बताता है कि नाटो जो है, नाटो कहां कहां पे जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके अंदर आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि नाटो जो है उसका आर्टिकल 5 वाला कॉन्सेप्ट कहां कहां पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहला तो नॉर्थ अटलांटिक, तो नंबर 1 इसके अंदर आगे नॉर्थ अमेरिका वाले कंट्री, नंबर 2 आ गए यूरोप के कंट्री, टर्की आ गया इसके अंदर, नॉर्थ अटलांटिक एरिया जो आ गया वो पूरा आ गया। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उससे ऊपर ऊपर की बात हो गई। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है उससे ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि नाटो का एरिया है। अब हो सकता है कोई कहे कि सर टर्की पे भी मिसाइल मारी जा रही है, बाद में, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बाद में, पहले अटैक नहीं हुआ है वहां पर। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो पर्शियन गल्फ है और जो मिडिल ईस्ट है, ये दोनों के दोनों पार्ट जो है, दोनों के दोनों एरिया जो है वो नाटो के आउट ऑफ एरिया में आते हैं। अब कोई सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि नाटो जो है, नाटो सिर्फ इतने एरिया को कवर करता है और यही यहीं के एरिया को प्रोटेक्शन देता है, तो सर नाटो ने तो अफगानिस्तान में भी ऑपरेशन किया था और अफगानिस्तान तो इसके एरिया से बाहर है, एशिया के अंदर है। तो उस केस में हमें यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन रन किया था वो अफगानिस्तान पे अटैक नहीं था, वो अल कायदा पे अटैक था। कई ऑपरेशन हैं, अपन बात कर सकते हैं उनकी, जैसे अल कायदा के अगेंस्ट अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेस बनी थी उस टाइम पे, बाकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल लेके फिर वो घुसे थे वहां पे। उसके बाद उन्होंने वहां पे रेजिम चेंज करी थी। कोई कहेगा कि साहब लीबिया जो है वहां पे 2011 के अंदर ये ऑपरेशन हुआ था, अगेन लीबिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसके बाद नेटो जो है वो गए थे नेटो वाले वहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ईरान के केस में यूएन जो है उसने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। तो दो रीजन अपन ने फाइंड आउट कर लिए। तीसरा रीजन जो निकल के आएगा वो आएगा हिस्टोरिकल रिलेशंस। देखो मेरे आपसे रिलेशन कैसे हैं, ये आज से 50 साल बाद मेरे बच्चे के आपके बच्चे से कैसे रिलेशन होंगे इसको भी इफेक्ट करेंगे। तो जब भी कभी बात आती है कि साहब जो यूरोप है, यूरोप का ईरान के साथ जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यूरोप का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो ईरान के साथ है ही नहीं। अब ये जो है इसके अंदर ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, हिस्ट्री में तो हालांकि बहुत पीछे तक जा सकते हैं आप, लेकिन हम इसी पे ही आ जाते हैं। जैसे जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, हुआ क्या था कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम से बनता है एटम बॉम्ब, ऐसे समझो। यूरेनियम जो है इसके दो यूज है, एक तो इससे बना सकते हो आप एटम बॉम्ब जो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब होता है, दूसरे नंबर पे आप यूरेनियम से बना सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा जिसको कहते हैं। तो न्यूक्लियर पावर के थ्रू तो आप इससे बनाते हो बिजली, सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा। और सेम यूरेनियम जो है उसी से बनता है बॉम्ब। बट यूरेनियम दो टाइप का होता है, एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238। तो नेचर में जो यूरेनियम निकलता है, जमीन से जब यूरेनियम को खोद के निकालते हैं, तो वो जो यूरेनियम होता है, इमेजिन करो इतना यूरेनियम निकाला, तो इस यूरेनियम का 99
3% जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है, और इस यूरेनियम का सिर्फ 0.7% जो होता है वो होता है यूरेनियम 235। अब जो यूरेनियम 238 है उससे आप बना सकते हो सिर्फ बिजली, और जो यूरेनियम 235 है इससे बनते हैं बॉम्ब। अब हो क्या रहा था कि यूरेनियम जब भी निकलेगा तो उसमें 99.3% यही वाला निकलने वाला है। तो आप क्या करोगे? तो आपने यूरेनियम निकाला, इमेजिन करो ये आपका यूरेनियम से भरा हुआ एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में आपके पास टोटल यूरेनियम यहां तक भरा हुआ है। तो इस टोटल में से सिर्फ इतना यूरेनियम जो होगा वो होगा यूरेनियम 235 वाला। जो लोग साइंस से नहीं है वो याद रखें, यूरेनियम को ऐसे लिखते हैं 92 235। ठीक है, और ये जो नीचे मैं बना रहा हूं ब्लैक 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 वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा होगा? यूरेनियम 238। 238 का मतलब यहां पे ये 238 ऐसे। अब दोनों अलग अलग नहीं मिलते, नेचर में एक साथ मिलते हैं। ये कितना मिलता है मैंने अभी अभी बताया 0.7%, और ये कितना मिलता है 99.3% ये वाला मिलेगा। इससे क्या बन सकता है? इससे बॉम्ब नहीं बन सकता, इससे बॉम्ब बनता है। तो कंट्री क्या करती हैं? कंट्रीज यूरेनियम को निकालती हैं, निकालने के बाद उसमें से जो 238 है इसको हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं। तो 238 को हटाते जाओगे तो 235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसको कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम या एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम क्या है, जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको याद रखना है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का मतलब है जैसे हम दही में से मक्खन अलग करते हैं, ऐसे यूरेनियम में से यूरेनियम 238 को अलग करना, सो दैट यूरेनियम में 235 जो है उसका परसेंटेज बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? यूरेनियम 235 जो है ना, वो अगर किसी के अंदर 3% से 20% तक है तो वो काम में आता है रिसर्च में, वो काम में आता है बिजली बनाने में, बहुत अच्छे से बनाता है बिजली ये, है ना। लेकिन अगर यूरेनियम बढ़ा के आप ले जाओ 90% तक, कौन से वाला? यूरेनियम 235 परसेंटेज बढ़ा दो। और परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे? इसको हटाते जाओ तो इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो ये बनाता है फिर वेपन, ये होता है वेपन ग्रेड यूरेनियम। तो हुआ क्या था, जो ईरान था, ईरान के पास बहुत बड़ा प्लान चल रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट का, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर रहा था ईरान। ये ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाए यूएसए ने कि भाई तुम यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हो। और अगर आप कंटिन्यू 2-4 साल से पढ़ रहे हो इंटरनेशनल मैटर्स को, तो एक वर्ड बार बार आ रहा था, स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब कि ये इकट्ठा कर करके आपने ढेर लगा रखे हैं। ये यूएस से ईरान के ऊपर कंटिन्यू एलिगेशन लगाया जा रहा था। अब ये जो एलिगेशन कंटिन्यू लग रहे थे, इन एलिगेशंस की वजह से हुआ क्या कि ईरान के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को या तो शट डाउन कर लो या आप हमारी हेल्प करो। तो ऐसी कंडीशन में एक सॉल्यूशन निकल के आया। वो जो सॉल्यूशन था उसी को कहते हैं JCPOA। JCPOA इज व्हाट? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। हुआ क्या था, जुलाई 2015 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना में ये साइन हुआ था। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं JCPOA कब साइन हुआ है, तो आपको याद रखना है JCPOA जो है वो 2015 में साइन हुआ है। और कहां पर साइन हुआ है? ऑस्ट्रिया के अंदर वियना है, वहां पर ये साइन हुआ है। वियना, काफी चीजों में वियना आता है इंटरनेशनल उसके अंदर। अच्छा, इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में है क्या? तो ईरान था, प्लस पावरफुल देश जो हैं उनको P5 कहते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। याद रखना ये बात, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं P5। प्लस जर्मनी आ गया था साथ में, प्लस यूरोपियन यूनियन आ गया था। इन सब ने मिलके ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं JCPOA।
तो आज के बाद आपसे कोई पूछ ले JCPOA क्या है, तो उसको बिठा के चाय पानी बोला कि चाय लोगे कॉफी लोगे, कि कैसे, कि मेरे को टाइम लगेगा, कैसे, कि सुनो, यूरेनियम होता है, उसका एनरिचमेंट होता है, एनरिचमेंट हो रहा था ईरान में, ऐसा एलिगेशन लगाया ईरान पे। ईरान ने, ये जब आरोप उस पे लगे तो ईरान ने कहा भाई मैं एक आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं। वो एग्रीमेंट जो था, उस एग्रीमेंट को कहते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कब हुआ था? जुलाई 2015 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? ये ईरान था, P5 थे। P5 कौन थे? P5 का मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। और कौन आया? जर्मनी भी आया। और कौन आया? यूरोपियन यूनियन भी साथ में आ गया। इन्होंने मिलकर साइन किया। अब इसमें क्या था, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर ये साइन किए, ईरान ने ये साइन किया, और ईरान ने ये किया भी, कि क्या कहा, तो इसकी पहली कंडीशन यही थी। पहली कंडीशन, उसी पे ही बात हो जाएगी पूरी अपनी खत्म। पहली कंडीशन ये थी कि ईरान 90% एनरिच्ड यूरेनियम जो है, 90% या इससे ऊपर का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसको बोलते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम। वेपन ग्रेड यूरेनियम, कि इस यूरेनियम को ईरान यहां से, अपनी कंट्री से, जो ढेर लगा रखा है ईरान ने, अपनी कंट्री से इसको भेजेगा रशिया। ये 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा, कमाल की बात यह है, जो लोग एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं, वो ईरान से तो ये साइन करा रहे हैं कि तू तेरा सारा वेपन वाला हमें दे देगा, लेकिन खुद सारे वेपन लेके बैठे हैं, सबके पास वेपन है। तो ईरान ने क्या किया था, ध्यान से सुनना। ईरान ने अपना जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम था, उसका 98% यूरेनियम जो है, 98% यूरेनियम, कैसा यूरेनियम? एनरिच्ड यूरेनियम, वो दे दिया था रशिया को ले जाके। और रशिया ने उसको कहते हैं न्यूट्रलाइज किया था। न्यूट्रलाइज मतलब वो अब वेपन नहीं बनेंगे उससे। तो ईरान के ऊपर पहला सैंक्शन ये था। दूसरा, JCPOA क्या कहता है? JCPOA ये कहता है कि जो आपका एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको किसी भी कंडीशन में आप 3.6% से ऊपर एनरिच नहीं कर सकते। ये लिमिट लगा दी उसके ऊपर। और मैंने बताया कि होता क्या है कि यूरेनियम जब कम जो है परसेंटेज वाला होता है, तो वो नॉन वेपन ग्रेड होता है। नॉन वेपन ग्रेड सिर्फ किस काम में आता है? नॉन वेपन ग्रेड जो है 3% से 20% वाला रिसर्च में काम आता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आता है। वेपन नहीं बन सकते उससे खतरनाक वाले। तो ये ईरान एग्री हो गया था, ईरान ने इस पे साइन कर दिए थे। अच्छा, साइन कैसे हुए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हुआ क्या कि ईरान मान नहीं रहा था, तो ईरान को मनाया किसने? JCPO पे साइन करने के लिए ईरान को मनाया यूरोप की कंट्रीज ने। कौन कौन सी ने? फ्रांस और जर्मनी ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। अब ध्यान सुनना, फ्रांस और जर्मनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि JCPO में ईरान साइन कर दे, और वो साइन करवा भी लिए उन्होंने, ईरान एग्री हो गया। अब हुआ क्या कि 2015 में JCPO साइन हुआ। ईरान एग्री हुआ, और 2018 में एकदम से यूएसए ने बिना यूरोप से पूछे ये बोला कि हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। किससे विड्रॉ कर रहे हैं? JCPOA से विड्रॉ कर रहे हैं, और यूएसए इससे बाहर हो गया कि मैं मानता ही नहीं JCPOA को। उस टाइम यूके, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों यूएसए से नाराज हो गए थे कि यार ये क्या बात होती है। जब साइन किया था तो हम साथ खड़े थे, हम बना के ला रहे थे, हमें साथ लेके आए थे। आज तुम निकलने की बात आई है तो एकदम से बाहर निकल गए। तो फिर थोड़े टाइम बाद जो यूएसए था, यूएसए काटसा लेकर के आया था। काटसा क्या था? काटसा कहता था कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। ये एक एक्ट था जो पास किया यूएसए ने। यूएसए कहता था कि तीन कंट्री यूएसए की दुश्मन है, कि कौन कौन है? एक रशिया है, एक नॉर्थ कोरिया है, और तीसरे नंबर पर ईरान है। तो यूएसए कहता था हमारी परमिशन के बिना, ध्यान से सुनना यूएसए की बात, हमारी परमिशन के बिना अगर किसी ने रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ कोई भी बड़ी डील साइन करी, स्पेशली डिफेंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेमीकंडक्टर्स की,
तो यूएसए उस कंट्री पर बैन लगा देगा ट्रेड के लिए जो कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगी। ठीक है, इसी वजह से इंडिया ने जब S-400 खरीदा था, अब इंडिया ने S-400 किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था। आपको क्या लगता है इंडिया ने परमिशन ली थी यूएसए से? नहीं, इंडिया S-400 ले आया था खरीद के, लाके और पंजाब वाले बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया था। तो शुरू में यूएसए ने इंडिया को भी बोला था कि तुम ऐसे कैसे हमारे बिना खरीद सकते हो, तुम्हारे ऊपर हम बैन लगाएंगे। तो उस टाइम इंडिया ने कहा था कि आपका जो मन करे करो, हम एक सोवरेन नेशन हैं, हम खरीदेंगे। अब इंडिया को यह पता था कि यूएसए इस कंडीशन में बैन नहीं लगा सकता। बाद में यूएसए ने ऐसे कहा था कि इंडिया जो है उसको एक्सेप्शन हम मान रहे हैं इसके अंदर। तो व्हाटएवर इट वाज, कुल मिला के ईरान जो था, ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना, ये यूएसए उस टाइम से बात कह रहा था। अच्छा, यूरोप कह रहा था यार हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है ईरान के साथ, हम क्यों ट्रेड नहीं करें? तो यूरोप जो था वो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी जो थी वो बनाने की कोशिश कर रहा था, और यूएस क्या कोशिश कर रहा था? उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए हुआ क्या है, उस टाइम यूरोप वालों की बात को ट्रंप ने सीरियसली नहीं लिया। तो आज यूरोप वाले क्या बोल रहे हैं कि तुमने हमारी डिप्लोमेसी तोड़ी, तो अब हमसे तुम मिलिट्री सपोर्ट कैसे मांग सकते हो? ये बड़ा इश्यू आ गया उस टाइम पे उठ के। फिर अगला रीजन अपने को देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर वेटेज होना चाहिए, तभी आपके आर्ग्यूमेंट्स में आपको मार्क्स मिलेंगे नोटबुक में जब लिख के आओगे तो। क्योंकि आप कितने अच्छे कैंडिडेट हो, ये कॉपी चेक करने वाला नहीं जानता। कॉपी चेक करने वाली चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई स्टेट पीएससी हो, वो ये जानते हैं कि आपने कॉपी में क्या लिखा है। और कॉपी में ओपिनियन नहीं लिखनी है, कॉपी में फैक्ट्स लिखने हैं। उन फैक्ट्स को कनेक्ट करने वाले डॉट्स लिखने हैं आपको। और दोनों साइड आपकी पावर ये होनी चाहिए कि आपसे इधर का पूछे तो इधर, इधर का पूछे तो इधर। आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत नहीं हो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले उस टाइम पे। फिर अगला आर्ग्यूमेंट आपको देना है कि इराक वॉर 2003 इज अ लेसन फॉर यूरोप। तो हुआ क्या था? सबको पता है 2003 में हल्ला मचाया था यूएसए ने। और वो हल्ला क्या मचाया था कि इराक जो है, इराक के पास है WMD। WMD क्या होता है? WMD होते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स का मतलब हथियार, मास डिस्ट्रक्शन का मतलब बड़े पैमाने पे तबाही मचाने वाले हथियार। तो ये आप याद रखना, ये राजस्थान के तो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसमें मेंस में आता है WMDs, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। WMDs तीन टाइप की चीजों को WMD मानते हैं। एक होते हैं केमिकल वेपन, कोई ऐसा केमिकल जिससे हजारों लोग मर जाएं। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो घोटाला एक जगह है, वहां पर घिटाला, वहां पे यूज किया था एक केमिकल वेपन जिसको बोलते हैं नर्व गैस। इसमें स्मेल भी नहीं आती और जहां पर छोड़ दी हजारों लोग मर जाते हैं। फिर उसके बाद सीरिया के अंदर यूज हुआ था ये। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं इसके अंदर बायो वेपन्स। बायो वेपन्स क्या होते हैं कि कोई कंट्री ने किसी बीमारी को एक वेपन की तरह काम में लिया। इसका एग्जांपल हो सकता है चाइना से लीक हुआ था कोविड। बट क्वेश्चन ये है चाइना वाले बना क्यों रहे थे कोविड? सोचा है कभी क्यों चाइना वाले इस वायरस को बना रहे थे? हो सकता है देयर आर चांसेस कि ये बायो वेपन बन रहा हो। फिर तीसरे नंबर पर बड़े बड़े वेपन जो आते हैं जिसको कहते हैं एटम बॉम्ब या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब, ये भी किस में आते हैं? WMDs में आते हैं। तो उस टाइम इराक पे 2003 में अटैक किया यूएसए ने, ये कह के कि इराक के पास है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब हुआ क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के केस में? तकड़ा लेसन मिला। ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा कि साहब यहां तो केमिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, न्यूक्लियर वेपन भी है। इन्होंने ले जाके और अटैक कर दिया ईरान के, इराक के ऊपर। क्या बोला कि साहब आपके पास वेपन मिलेंगे। अब उस टाइम जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने गारंटी दी थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिकॉर्ड आप उठाओ, यूएसए का जो चीफ सेक्रेटरी है वो बोल रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके, यूएन में जाके बोल रहा है कि इराक के अंदर WMD है, हमारे पास सबूत हैं। अब उस टाइम इनके कहने पर इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन रन किया। जॉइंट ऑपरेशन रन किया, घुस गए इराक के अंदर, इराक की पूरी वॉर चली। उस इराक की वॉर में अगर आपने न्यूज उन दिनों अच्छे से पढ़ी थी या एनालाइज किया है आज के रेफरेंस में, तो आपको पता लगेगा फ्रांस ने इसको अपोज किया था कि आप अटैक मत करो। ठीक है, जर्मनी ने भी इसको अपोज किया था कि आप इस पे अटैक मत करो। फ्रांस ने तो यहां तक कहा था कि हम वीटो करेंगे आपके अगेंस्ट अगर आप इस पे अटैक करोगे तो उस टाइम वहां पर जो यूएस के जो ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने जाके यूएन के अंदर कहा था कि दिस फ्रांस इज एग्जांपल ऑफ ओल्ड यूरोप।
जर्मनी के भी अगेंस्ट थे वो, क्योंकि जर्मनी भी इसके अगेंस्ट था कि भाई आप इस पे अटैक नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, इराक में वॉर चली, उस वॉर के अंदर अगर आप देखोगे तो करीब 5,000 अमेरिकी सोल्जर मरे, 5-6 लाख सिविलियंस मर गए, ठीक है, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का खर्चा हुआ, और निकला क्या, एक भी डब्ल्यूएमडी नहीं मिला, एक भी डब्ल्यूएमडी नहीं मिला। मिला क्या, मैं बताता हूं। हुआ क्या कि जब आप किसी नेशन पे अटैक करते हो जबरन, तो किसी को भी आप, किसी को मारने जा रहा हूं, वो भागेगा, वहीं तक तो भागेगा ना जहां तक दीवार है, उसके आगे फिर वो भागेगा नहीं, उसके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो मर जाओ या लड़ो। तो यही इराक के साथ हुआ। इराक में अटैक किया आपने, इराक को पूरे को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, वहां पे अपने मतलब की गवर्नमेंट खड़ी करवा दी आपने, रेजिम चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, आज आईएस जो है उसका बर्थ अगर पढ़ोगे कि आईएस बना कहां से, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसकी वजह ही दो है कि सीरिया में जो है इन हाउस वॉर चल रही है अंदर ही अंदर, और इराक जो था वो तोड़ दिया 2003 के अंदर। ऐसे ही ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट अगर आप कहोगे, तो वो भी 2014 में आया है। इसकी वजह यही है कि पावर वैक्यूम हो गया था, जो लोग आपने बिठाए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशंस को जब यूरोप देखता है, तो यूरोप को दिखता है कि हुआ क्या, आज आईएस एक नया चैलेंज बन के आ गया है। अमेरिका वाले आए, आके खून खराबा करके वापस चले गए, क्या कंट्रोल हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कॉज आपको देना है, अगला आर्गुमेंट आपको जो देना है कि क्यों नाटो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आपको इमोशनल होके आंसर नहीं देना, आपको यहां से आंसर देना है। आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आर्गुमेंट्स तभी स्टैंड करते हैं, इमोशंस से स्टैंड नहीं करते आर्गुमेंट्स। अगला आपको देना है कि साहब लीबिया, सबको पता है लीबिया के अंदर क्या हुआ था। गद्दाफी नाम का एक लीडर हुआ करता था, ठीक है, जिसको ये कहा कि भाई जो मोअम्मर गद्दाफी है, मोअम्मर गद्दाफी, लीबिया अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के अंदर आपको इस एरिया में मिलेगा, ऐसे टॉप के अंदर, इस एरिया के अंदर आपको लीबिया मिलेगा। अब आप अगर देखोगे यहाँ कि साहब गद्दाफी के साथ क्या हुआ, तो आपको पता लगेगा कि गद्दाफी 40-45 साल से वहां पे राज कर रहा था। एकदम से लोगों ने कहा कि नहीं, गद्दाफी तो बुरा है, गद्दाफी तो बुरा है, और यहाँ पे एकदम से रिवोल्ट हो गया। वो जो रिवोल्ट हुआ, गद्दाफी को फेंक दिया लोगों ने, मार दिया जान से, पूरा लीबिया जला कई साल तक। अरब स्प्रिंग कहते हैं इसको, ट्रिपोली। ये यूएस आईएसप्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि अरब स्प्रिंग जो थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम हुआ क्या, उस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये प्रपोजल पास किया था कि यस, लीबिया जो है उसके अंदर हमें जरूरत है ऑपरेशंस रन करने की। करीब 30-40 साल पहले से नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा था, मतलब ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे। नाटो खुद गया था अपनी आर्मी लेके, नाटो ने पूरा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया, सिविलियंस जो थे वो भी साथ में थे, ठीक है। 2011 के अंदर आपने लीबिया को एकदम आपको लग रहा था मुक्त कर दिया, हुआ क्या, वहां पे रेजिम चेंज। आज भी लीबिया एक फेल स्टेट है, और लीबिया इतना फेल स्टेट है कि लीबिया के हजारों बच्चे, लीबिया के हजारों मुस्लिम्स यूरोप में शिफ्ट कर गए। यूरोप के अंदर या तो उनको शरण मिल गई, शरण नहीं मिली तो मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पे ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के बीच में, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर कहते हैं। हजारों बच्चे यहाँ डूब के मरे थे। अगर आप न्यूज पढ़ते हो अच्छे से तो ध्यान होगा कि यहाँ पे हजारों बच्चे मर गए थे उस टाइम। आज भी लीबिया के अंदर आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, आज भी लीबिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इंसानों की तस्करी होती है, आज भी लीबिया के अंदर स्लेव मार्केट्स हैं। रशिया और चाइना जो हैं, इन्होंने बाद में जाके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वहां पे इंटरवेंशन किया। अब ये जो सारा चल रहा था, इससे हुआ क्या, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि आप किसी कंट्री में घुसते हो, करते हो, ठीक है, वहाँ की जनरेशन जो है उनका क्या होता है। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के अंदर जाते हो कि हम चाहते हैं कि ये देश बचे, हम की रक्षा करें। एक्चुअल में अब जो आईआर के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे रन किए हैं यूएसए ने जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नहीं था, वो क्या बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें। तो आईआर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक्चुअल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का तो एनवलप है, एनवलप के अंदर आप एक और चीज लेके घूम रहे हो कि क्या आप इसके अंदर एक्चुअल में कर रहे हो रेजीम चेंज। कि रेजीम चेंज कैसे कर रहे हो, तो उस केस में लोग कहते हैं कि भले इराक को ले लो और भले आप लीबिया को ले लो,
ऐसा क्यों होता है कि जहां पर ऑयल होता है या जहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है या जहां पर रिसोर्सेज होते हैं, सिर्फ वहीं पर आपको दिखता है कि आपको रेजिम चेंज करनी है, वहीं पर ही क्यों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जागती है? तो इस वजह से यूरोप जो है अब बहुत सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रख रहा है। यूरोप कह रहा है मिलिट्री एंटी इंटरवेंशन हम तब करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यूएस कह रहा है जरूरत आज है, तुम आ नहीं रहे हो। यूरोप चुप बैठा है, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट कॉज, यस, सबसे ज्यादा बात जिसकी होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साहब, जो हिंदी में कहते हैं जल डमरू, इसको एक तो स्ट्रेट या जल डमरू टर्म समझ लो। होता क्या है, जब दो बड़ी वाटर बॉडी हो, यहां पर एक सागर है, समंदर है, सी है एक, यहां दूसरा सी है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेट। तो ऐसे डमरू जैसी शेप बनती है, इसलिए हिंदी में इसको कहते हैं जल डमरू। तो स्ट्रेट क्या होता है, कोई पूछे, दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट या जल डमरू। तो अब अगर आप एशिया के मैप में देखो, मिडिल ईस्ट के नीचे जाओगे तो ईरान और ओमान के बीच में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है, उनको जोड़ने वाली जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके अंदर एक और पॉइंट पूछ लेते हैं कि ये कितना पतला है, तो याद रखना 32-33 किलोमीटर इसकी नैरोएस्ट एरिया है। अब होता क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से 20-22% ऑयल की सप्लाई है वो वहीं से होती है, मिलियन बैरल्स के अंदर पर डे जाता है। प्लस सबको पता लग गया होगा सिलेंडर महंगे हो रहे हैं कि गैस भी वहीं से आती है। अब जापान का 80% ऑयल यहीं से जाता है, साउथ कोरिया का यहीं से जाता है, इंडिया का यहीं से जाता है, चाइना का यहीं से जाता है। अब ईरान जो है, ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तरह से ये मान के चलो कि गर्दन पकड़ ली उसने इन कंट्रीज की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जापान है, इंडिया है, चाइना है, इनका। अब हुआ क्या है, आज की बात नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है, ईरान ने कहा है कि मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, किसके लिए बंद कर दूंगा? कि भाई मेरे साथ तुम गलत कर रहे हो, मैं इसको बंद कर दूंगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात जब भी आती है तो उस टाइम हमें यह पता होना चाहिए कि ईरान जो है, ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ईरान के पास बहुत तेज अटैक करने वाली बोट्स हैं, ईरान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी है। तो उसके पास ये पावर है कि अगर उसको परेशान करोगे तो वो इजिली इजिली एटलीस्ट ट्रेड वाले जो जहाज हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद होते ही क्या कंडीशन हुई है सबको पता है, 4 दिन 6 दिन बंद रही, उतने के अंदर जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इनके बिल्कुल हालात खराब हो गए। अच्छा, अब यूरोप की बात अगर हम करें, यूरोप कह रहा है अगर इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा बंद कर दिया तो ऑलरेडी यूरोप जो है वो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। तो यूरोप जो है वो ऑलरेडी बर्बाद है, वो और बर्बाद हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा? कि जिस टाइम रशिया के साथ वॉर शुरू हुई थी, यूक्रेन की, उस टाइम यूरोपियन यूनियन ने यूएस के भरोसे पे ये बोल दिया था हम रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब वो ट्रेड बंद हो गया, अब उनका तो बंद करवा दिया ट्रेड, और यूएस खुद उसका फायदा उठा गया। तो हुआ क्या कि यूरोपियन इकोनॉमी और यूरोपियन करेंसी यूरो, दोनों के दोनों चैलेंजिंग कंडीशन में चले गए थे। अब यूरोप जो है उस वॉर से उसने सबक ले रखा है। तो यूरोप ये कह रहा है कि यार हमें ये पता है कि हम उस टाइम डिप्लोमेसी के अंदर ऑटोमेटिकली हमने ये कह दिया था कि हम रशिया से नहीं खरीदेंगे। तो रशिया से नहीं खरीदेंगे तो डिपेंडेंट किस पे रह गए? अब यूरोप डिपेंडेंट हो गया कतर पे, यूएई पे, अल्जीरिया पे, नॉर्वे पे, ठीक है, यूएसए पे, इन पे डिपेंडेंट हो गया। अब अगर ईरान वाली कंडीशन गड़बड़ कंटिन्यू चल गई तो होगा क्या? कतर से जो नेचुरल गैस आती है उसकी सप्लाई बंद, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल आता है उसकी सप्लाई बंद, रशिया से तुम खरीद नहीं रहे हो, तो अब करोगे क्या? तो ऐसी कंडीशन में यूरोप जो है ऐसा एनर्जी क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए यूरोप कह रहा है मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर डायरेक्टली किसी से पंगा लेना अभी तो मेरे बस की नहीं है। मैं बाकी अगर कल को कोई परेशान करेगा मेरे को आके तो उस टाइम मैं सोच सकता हूं। अच्छा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि यूरोप जो है वो ऑलरेडी एक और चीज में यूएस से सबक ले चुका है कि वो क्या था? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या था? ये भी यूएसए ने 2015 में ही लेके आए थे ये यूएन के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट क्या था कि हर कंट्री अपने यहाँ पे पॉल्यूशन कम करेगी, दो तरह से पॉल्यूशन कम करेगी। एक तो आप देख रहे हो सब जगह व्हीकल्स जो है उन पे काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है। अब यूरोप वाले जो थे वो इमोशनल हो गए और उन्होंने तुरंत अपने व्हीकल जो थे उनको ईवी में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने खूब मेहनत करी, उन्होंने अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगा लिए, सब कुछ कर लिया।
अब सारी कंट्री जब ये सब कर रही थी तो अचानक से यूएसए क्या बोल रहा है कि मैं तो पेरिस एग्रीमेंट को ही नहीं मानता। ठीक है, थोड़े टाइम पहले कोविड आया था, कोविड के टाइम सबको पता है कि कोविड की वैक्सीन जो थी उनको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया था, सारी दुनिया में वैक्सीन लगी थी। आपको पता है थोड़े टाइम पहले यूएसए ने कहा है मैं तो डब्ल्यूएचओ को ही नहीं मानता, मैं डब्ल्यूएचओ में हूं ही नहीं, मैं तो बाहर हूं। और थोड़े टाइम पहले यूएसए ने यूनेस्को को भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब ऐसी कंडीशंस जब आ रखी हो तो उस टाइम यूरोप को यह सोचना पड़ेगा कि जिस यूएन के भरोसे पर मैं किसी टाइम यूएस के साथ खड़ा रहता था, अब मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने आपको बताई थी कि जो बजट है, अब देखो इसके अंदर मैंने एनर्जी का बता दिया, ट्रेड का बता दिया, हाँ बजट, डिफेंस बजट की बात जब आती है तो हमें ये याद रखना है कि नाटो का टोटल बजट जो है, उस नाटो के टोटल बजट में 70% बजट सिर्फ यूएसए के ऊपर आता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं यूरोप के, ग्रीस है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, लाटविया है, रोमानिया है, हंगरी है, ये वाले कंट्री जो है, जर्मनी है, और तो और कनाडा है। अब कनाडा अपनी जीडीपी का 1% खर्च करता है सिर्फ। अब जो यूएसए है वो अपनी पूरी की पूरी जीडीपी का 2-2, 3-3% तक सिर्फ नाटो के अंदर खर्च कर देता है। अब ऐसी कंडीशंस जब चल रही हैं तो उस टाइम यूरोप को ये पता है कि पर्शियन गल्फ के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उन ऑपरेशंस के अंदर हमें कितने अपने डिफेंस के बेड़े एंगेज करने पड़ेंगे हमें पता ही नहीं है। अब फ्रांस का आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूके के पास बेचारे के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं ऐसे जहाज जो होते हैं, जंगी बेड़ा बोलते हैं इसको। ऐसे ऐसा जहाज होता है, पानी का जहाज है, पानी के जहाज के ऊपर एरोप्लेन टिके रहते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं। जैसे इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत है ना? ऐसे ही ये इसके ऊपर मतलब जहाज होते हैं, उड़ने वाले जहाज ऐसे, ठीक है? इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। अब है ही एक, अब उसको अगर आप इनके कहने पर, यूके इतना बड़ा है, यूके के पास 2 है बेचारे के पास, ठीक है? अब उनको यूएसए के कहने पर अगर वो इधर उतार दें, तो होगा क्या कल को? अच्छा, जर्मनी की बात अगर आप कर रहे होगे साहब, जर्मनी जो है इतना पावरफुल है ये वो है। अब जर्मनी जो है, जर्मनी की नेवी जो है वो इतनी अंडर फंडेड है। अंडर फंडेड का मतलब कि अगर आप न्यूज़ अच्छे से पढ़ते हो तो 2024 में जर्मनी के नेवी चीफ जो थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, मेरे को चीफ बना क्यों रखा है, तुम तो ये नेवी बंद कर दो। जर्मनी के नेवी चीफ ने रिजाइन किया था। आपको ऐसे चमक-दमक दिखती है बहुत। हुआ क्या है, फैसिलिटीज की आदत हो गई है। अब वहां लीडर वही रहेगा, चांसलर बनना है आपको अगर, तो आप तभी बन सकते हो वहां के पावरमैन जब आप लोगों को फैसिलिटी दोगे। अब लोगों को फैसिलिटी कहां से दोगे? बूढ़ों का कॉन्टिनेंट है पूरा। टैक्स 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 तभी आएगा ना जब कमाई आएगी। अब कमाई जो आ रही है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा लोगों को चाहिए, सड़कें एकदम साफ-सुथरी। इसीलिए कहते हैं अपनी जो नस्लें हैं उनको बहुत ज्यादा आराम की आदत नहीं डालनी चाहिए। यूरोप के साथ यही हो रहा है। अब वहां की पार्लियामेंट में जब प्रोजेक्ट आता है कि साहब हमें नए शिप खरीदने हैं, नेवी के लिए हथियार खरीदने हैं, तो वहां के जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो शोर मचा देते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, हमें अभी तो इंजेक्शन खरीदना है नया, डायबिटीज की दवाई खरीदनी है, बूढ़े लोगों के लिए पेंशन लेके आनी है, इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी है। इन चीजों के अंदर वो पूरा का पूरा यूरोप फंसा पड़ा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत सारे रीजन मिल रहे हैं इसके अंदर। तो अच्छा, इनसे भी बड़ा एक रीजन है, वो भी बता देता हूं मैं, फिर अपनी बात को खत्म करते हैं कि यस, पुतिन। अब पुतिन कैसे रीजन हो सकता है? तो यूरोपियन यूनियन या यूरोप, आप नाटो की बात करो, तो यूरोप दो फ्रंट पे लड़ाई थोड़ी लड़ेगा। इस तरफ ऑलरेडी रशिया तैयार बैठा है, रशिया ने आपको पता है यूक्रेन पे अटैक कर रखा है, ठीक है? अब इधर मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में चलो अपन बात कर लेते हैं, ईरान की बात कर लेते हैं, ये ईरान है। अब इससे यूएस से लड़ रहा है, ठीक है, यहां लड़ाई चल रही है। अब यूरोप वालों ने बेचारों ने अपनी जो आर्मी की पलटन है, नाटो ने जो अपनी आर्मी की पलटन है वो यहां बिठा रखी है, वेस्टर्न यूरोप। क्यों बिठा रखी है? इस तरफ क्यों बिठा रखी है कि भाई हमें ईस्टर्न यूरोप के अंदर खतरा है कि किससे, रशिया कल को अटैक कर दे तो हम कहां जाएंगे। ऐसी कंडीशन में यूरोप कभी भी ये गलती नहीं करना चाहेगा, नाटो कंट्रीज कभी भी ये गलती नहीं करना चाहेंगी कि हम दो जगह मोर्चे खोलें। बिकॉज मैं अगर आज यहां खड़ा हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैं यहां हूं तो मैंने कुछ ना कुछ कीमत चुकाई है। तो ये जो चीज है इसको नियो नियो रियलिज्म कहते हैं। नियो रियलिज्म का मतलब होता है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद क्या कहता है कि साहब हमें कह क्या रहे हैं उसमें और हो क्या रहा है उसके अंदर जो फर्क है वो आराम से दिख रहा है।
हम बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रांगली आप आर्ग्यू कर सकते हो किसी के भी साथ कि क्यों नाटो जो है उसको वो नहीं कूद रहा है ईरान के अगेंस्ट वॉर में। होपफुली इस सेशन से कई चीजें सीखी होंगी। हो सके तो इसमें काम की चीजें अगर कुछ लगे कमेंट्स में बताया करो। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। नमस्ते।